हेलो एवरीवन। तो आज हमारा चैप्टर कौन सा स्टार्ट हो रहा है? फोर्स एंड इट्स लॉज ऑफ मोशन। क्लास 9 का सेकंड चैप्टर है फिजिक्स का। ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चों को तो ये डाउट रहता है कि सर सेकंड चैप्टर तो नहीं है हमारी बुक में, साइंस में तो एक अलग चैप्टर है ये। बेटा देखो, 9th में आती तुम्हारी 3 बुक्स हो जाती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो साइंस के अंदर। ठीक है। तो चलो आज जो हम ये टॉपिक करेंगे, इस टॉपिक में तुम्हें एक चीज बता दूं, जितने भी बच्चे सीबीएसई बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, आईसीएसई के लिए पढ़ रहे हैं या किसी भी स्टेट के लिए पढ़ रहे हैं, ये उन सभी के लिए लेक्चर है ना। क्लास में ये पढ़ाया जाता है सबके। ठीक। अब मैं तुम्हें आज के लेक्चर में कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ाऊंगा। जिस बच्चे को वो एक्स्ट्रा पढ़ना है वो पढ़े, खुशी से पढ़े। जिस बच्चे को वो एक्स्ट्रा नहीं पढ़े वो छोड़ दे। मैं बता दूंगा कौन सी चीज एक्स्ट्रा है, कौन सी चीज नहीं है। ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर की। और जिस चैप्टर का नाम है तुम्हारा क्या भाई? तुम्हारा चैप्टर है फोर्स एंड इट्स लॉज ऑफ मोशन। इस चैप्टर के अंदर सबसे पहली जो बात मैं करने वाला हूं, वो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर हम बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स पढ़ने वाले। कौन कौन सी फोर्स? बैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड फोर्स। तो भाई आज की क्लास के अंदर हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है बैलेंस फोर्स हमारा। और बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, इनर्शिया, मोमेंटम, वेट, तुम्हारी जितनी भी फोर्सेज उन सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उनके मैंने कुछ तुम्हें एग्जांपल्स दिखाऊंगा। मोमेंटम कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम, वो मैं बॉलिंग के थ्रू दिखा रहा हूँ। ठीक है। इनर्शिया कैसे डिफाइन कर सकते हैं, और साथ साथ सबसे पहला एग्जांपल हमारा कौन सा है? बैलेंस फोर्स का। आवाज आई तुम्हें? कुछ गिरा है? चलो सबसे पहला एग्जांपल मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ बैलेंस फोर्स का। ध्यान से देखो, ये जो ऑब्जेक्ट है गिरने वाला, जल्दी देखो, बैलेंस है ना, दोनों साइड बराबर मास है, वो फोर्स नीचे लगा रहा है mg, इस पे भी mg नीचे लग रही है, इस पे भी mg नीचे लग रही है, दोनों साइड इक्वल फोर्स है, तो ये बैलेंस हो गई है ना। क्या बैलेंस फोर्स का मतलब ये है कि पूरा सिस्टम रेस्ट में रहेगा बच के, है ना? पूरा सिस्टम रेस्ट में रहेगा जरूरी है। सोचो कार तुम एक ड्राइव कर रहे हो कांस्टेंट स्पीड से। आई नो अभी नहीं कर पाओगे, अभी 18 से ऊपर नहीं हो। तो जब तुम कांस्टेंट स्पीड से कार ड्राइव कर रहे हो तो क्या एक्सेलरेशन का मतलब जीरो? वहां एक्सेलरेशन जीरो हुआ। अगर एक्सेलरेशन जीरो हुआ तो मुझे एक बात बताओ, कि उसके ऊपर लगने वाली जितनी भी फोर्सेज है टोटल, आगे पीछे जहां भी लग रही है, आगे पीछे ऊपर नीचे, क्या वो बैलेंस होंगी? है ना। क्योंकि नेट फोर्स जीरो होगी तभी एक्सेलरेशन जीरो पॉसिबल है ना। यानी कि आगे जो इंजन फोर्स लगा रहा है, पीछे जो फ्रिक्शन फोर्स लगा रही है, वो दोनों बैलेंस हो गई होंगी। अभी मैं तुम्हें आगे बारिश वाला एग्जांपल समझा रहा हूं, तब तुम समझोगे कि सर आगे और पीछे इक्वल फोर्सेज है, फिर भी ऑब्जेक्ट क्यों मूव कर रहा है। बारिश वाला एग्जांपल अभी आने वाला है। चलो ठीक है। चलो सिंपल से एक लॉजिक देता हूं, सिंपल सा एक क्वेश्चन है ना। मुझे बस इतना बताओ कि मान लो कि तुम भैया यहां खड़े हो, तुम हो यहां, ठीक है, या तुम के एक ब्लॉक है ना, एक ब्लॉक है जिसका मास है 10 kg। इसके ऊपर इधर फोर्स लगी 10 न्यूटन और इधर फोर्स लगी 10 न्यूटन। क्या ये ब्लॉक इधर जाएगा? नहीं। क्या ये ब्लॉक इधर जाएगा? नहीं। क्या इसके ऊपर मैं बोल सकता हूं कि टोटल फोर्स, याद करो पहले चैप्टर के अंदर तुम्हें वेक्टर स्केलर एक चीज बताई थी, याद है? क्या जब 10 न्यूटन को इधर फोर्स लगा रहा है, 10 न्यूटन को इधर लगा रहा है, तो तुम्हारे ऊपर नेट फोर्स जीरो लगती है। क्या मैं लिख सकता हूं एफ नेट इक्वल्स टू जीरो? लिख सकता हूं। तो आज हमारे चैप्टर का नाम है फोर्स एंड इट्स लॉज ऑफ मोशन। तो मैं बहुत सारी फोर्सेस के बारे में बताऊंगा, जिनमें स्पेशली तुम्हारी कौन कौन सी होंगी? नॉर्मल फोर्स, वेट, फ्रिक्शन, स्प्रिंग, टेंशन। बहुत बच्चों को नॉर्मल फोर्स नहीं पता, टेंशन नहीं पता है ना। ये तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा वाली चीजें है ना। जिन बच्चों को आगे जाके अपनी साइंस में कंटिन्यू करना है, लाइक पीसीएम लेनी है, पीसीबी लेनी है, अगर जब तुम 11th 12th में जाओगे, जब तुम स्ट्रीम में बायोलॉजी मतलब ये इंजीनियरिंग करनी है या मेडिकल में जाना है, उन बच्चों को जरूरत पड़ेगी। या फिर बच्चे का एक्स्ट्रा एग्जाम होता है, जिन बच्चों को पता होगा NTESC है ना, उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों को स्कूल लेवल करना है और आगे जाके कॉमर्स या आर्ट्स लेनी, उनके लिए नहीं है। ठीक है। चलो देखते हैं आगे। तो आज मैं ये सारी फोर्स पढ़ाने वाला। अच्छा, बारिश क्यों पड़ रही है, ये क्यों दिखा रहा हूं मैं यहाँ पे? चलो एक बहुत तगड़ी चीज बताऊं, नोट्स वगैरह सब तुम्हें यहाँ पे मिलेंगे प्रॉपर, तुम्हें सारी डेफिनेशन वगैरह सब मिल जाएगी, उसकी टेंशन मत लेना। डेफिनेशन वगैरह सब है ना, तो टेंशन मत लेना कि सर डेफिनेशन कवर हो गया ना। मुझे बस एक चीज बताओ, जब बारिश पड़ती है, मान लो यहाँ पे बादल है, बादल पता है तुम्हें काफी ज्यादा हाइट पे होते हैं, पता है ये बात? जब बारिश बादल से निकलती है, उस बूंद की वेलोसिटी यहाँ पर इनिशियल जीरो होती है, उस बूंद की इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। सोचो अगर इस बूंद की नीचे आते आती स्पीड तुम्हें पता है कितनी? 500-600 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, यानी कम से कम 2000 किलोमीटर पर आवर, 3000 किलोमीटर पर आवर। सोच लो, कोई बूंद आके तुम्हें 3000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लगे, छेद कर देगी तुम्हारी बॉडी के अंदर। पता है तुम्हें बात? कोई बूंद सोचो 3000 किलोमीटर सही है, तुम्हारे ऊपर कोई बाल्टी भर के पानी ऐसा डाल देना तो तुम्हें थोड़ी फोर्स लगती है, पीछे धक्का लगता है। सोचो बाल्टी भर के पानी, बारिश 2000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तुमने देखा बारिश जब नीचे गिरती है तो बड़ी आराम से गिरती है, इतनी तेज नहीं, कभी कभी तेज होती है, लेकिन नॉर्मली आराम से गिरती है। होता क्या है, जब बारिश रास्ते में होती है ना, एक फोर्स लगती है इसके ऊपर, एयर ड्रैग, इसको बोलते हैं एयर फ्रिक्शन। देखो फ्रिक्शन सिंपल क्या है, फ्रिक्शन एक तरह से मोशन को अपोज करता है, रिलेटिव मोशन को। ना बताऊंगा रिलेटिव मोशन क्या है। फ्रिक्शन किसको अपोज करता है? मोशन को। एयर ड्रैग किसको अपोज करती है? बारिश की बूंदे नीचे आना चाहती है, पानी उसको, हवा उसको ऊपर धक्का देती है। तो एक टाइम पे आके ऐसा होता है कि जो बारिश की बूंद है, इस पे ऊपर लगने वाली एयर ड्रैग यानी हवा का फ्रिक्शन, नीचे क्यों आती है बारिश की बूंद? ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, अर्थ ग्रेविटी, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। तो नीचे वाली फोर्स ये और ये फोर्स इक्वल हो जाती है। एक टाइम पे आके ऐसा आता है जब बूंद नीचे आती रहती है ना,
तो ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाती है। जब ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाती है, फिर उस बूंद की नीचे की तरफ वेलोसिटी बढ़ती नहीं है, उसकी एक वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी आके नीचे गिरती है और किसी को कोई हार्म नहीं पहुंचाती। ठीक है, ये लेना देना नेट फोर्स है। यही बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स में क्लियर समझ में आ जाएगी। तो जब भी बैलेंस फोर्स पढ़ाया जाता है तो हर किसी के दिमाग में पता क्या आता है कि सर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा ना, सर बैलेंस फोर्स है, देखो चल ही नहीं रहा सर, है ना। एक सिंपल सा क्वेश्चन, ये कार है, मान लो ये कार भैया आगे जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से। अगर 10 मीटर पर सेकंड से आगे जा रही है तो इसका एक्सेलरेशन कितना है? 0। इसका एक्सेलरेशन 0, दैट मींस ये कांस्टेंट स्पीड से आगे जा रही है ना। अगर एक्सेलरेशन 0 तो क्या मैं बोल सकता हूं फोर्स 0? गलत बात। एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब ये नहीं कि फोर्स 0। ध्यान से सुनना, जब ये कार आगे जाएगी तो एक इंजन फोर्स लगाता है, कार का जो इंजन होता है आगे ले जाने में वो फोर्स लगाता है। एक होती है फ्रिक्शन फोर्स जो रोड लगाती है। तो यहां पे दो फोर्स हैं, फ्रिक्शन फोर्स भी, इंजन फोर्स भी। तो फोर्स 0 कैसे बोल सकता हूं? ये बहुत बेसिक सी बात है, इसे स्लो करके देख लेना आराम से, 2-3 बार रिपीट पे देखना। ठीक है, यानी कि फोर्स हमेशा हर जगह होती है। ठीक है, यहां मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जितनी फोर्स आगे इंजन लगा रहा है उतनी फोर्स पीछे फ्रिक्शन लगा रहा है, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन और इंजन फोर्स यहां पे बैलेंस हो चुकी है ना। ऐसे मानो 10 न्यूटन आगे इंजन लगा रहा है, 10 न्यूटन वो लगा रहा है। ठीक है, तो एफ नेट यहां पर 0 है, यहां पर नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स का मतलब होता है सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज 0। तो बैलेंस फोर्सेस होती क्या है? बैलेंस फोर्सेस की अगर मैं तुम्हें डिफाइन बोलूं, रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस। टोटल फोर्स किसी बॉडी पे कितनी लग सकती है? सोचो, एक बॉडी यहां पे एक फोर्स मैंने लगा दी 10 न्यूटन, यहां पे पीछे फ्रिक्शन लग गया 10 न्यूटन, मान लो नीचे अर्थ ने एक फोर्स लगा दी 5 न्यूटन, मान लो किसी ने एक ऊपर फोर्स लगा दी 5 न्यूटन। इस बॉडी पे टोटल 4 फोर्सेज हैं। चेक करो, बॉडी ना आगे जा सकती क्योंकि आगे और पीछे वाली फोर्सेज इक्वल है, ना बॉडी ऊपर जा सकती ना नीचे क्योंकि ये दोनों फोर्सेज भी इक्वल है। इसको बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स का 0 होना, यानी नेट फोर्स का 0 होना। ठीक है, ये बात याद रखना कि अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स 0 है, दैट डजंट मीन कि वो रेस्ट में रहेगा, चल सकता है, वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर सकता है। कैसी स्पीड से मूव कर सकता है? कांस्टेंट स्पीड। कैसी स्पीड से मूव कर सकता है बेटा? कांस्टेंट स्पीड। आज का लेक्चर ज्यादातर उन बच्चों के लिए जो बच्चे चीजों को लॉजिकली समझना चाहते हैं। आज का लेक्चर थोड़ा स्कूल से थोड़ा हटके है ना। ठीक, नेक्स्ट, हाँ ठीक है, ये बात ध्यान रखो। चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। बैलेंस फोर्स क्लियर समझ में आया? अनबैलेंस फोर्स क्या होगी? खत्म। कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, तुमने इसे ऊपर उठा लिया, तुम ऊपर लेके गए, ये अनबैलेंस फोर्स है। किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट में कोई चेंज कर दे, स्टेट मतलब मान लो मैं खड़ा हूं, मुझे कोई पीछे से धक्का दे दे, मैं रेस्ट में था, मैं मोशन में आ गया, मेरी स्टेट चेंज हो गई, यानी मेरे ऊपर जो फोर्स लगी वो कहलाएगी अनबैलेंस फोर्स। याद रखोगे, अनबैलेंस फोर्सेज क्या कर सकती है? स्टेट चेंज कर सकती है। बैलेंस फोर्स क्या करती है? बैलेंस फोर्स ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट स्पीड में रखती है, या फिर एक्सेलरेशन तो 0 रहता है, या फिर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है। चलो आगे चलते हैं। यहां जो मैं 4 फोर्सेज पढ़ाने वाला हूं, ये जो दोनों फोर्सेज में पढ़ाऊंगा, ठीक है, ये जो दोनों फोर्सेज पढ़ाऊंगा ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, 9th वालों सुन लो। लेकिन ये फोर्स जिसको समझ में आ गई उसको फिजिक्स की फील आना स्टार्ट हो जाता है। देखो फिजिक्स तुम्हारा जो 9th वाला है ना, इवन 11th वाला फिजिक्स, ये दोनों फिजिक्स ऐसे हैं जो तुम्हें आसपास में देखने को मिलते हैं। ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, फोर्स लग रही है, फ्रिक्शन आ रहा है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट को तुम खींच रहे हो, कार एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है, ये जितनी भी तुम चीजें आसपास में देखते हो सारा तुम्हारा 9th और 11th का फिजिक्स है। ये एक्चुअल में समझा जा सकता है। न्यूटन थर्ड लॉ क्या करता है? तुम पानी को पीछे धकेल तो न्यूटन थर्ड लॉ वही तो है, पानी में आगे धकेलता है। पढ़ेंगे हम न्यूटन लॉज में, है ना। ठीक, चलो यहां देखो, नॉर्मल फोर्स समझो पहले क्या होती है। इस दुनिया में मान लो ये मोबाइल है, मैंने अपने हाथ पे ऐसा रखा, सोचो मेरा हाथ ना होता, ओ शिट, सोचो मेरा हाथ ना होता तो मोबाइल नीचे चला जाता, है ना। मेरे हाथ ने इसे रोक लिया, ध्यान से देखो, ये मान लो मोबाइल है और ये मान लो मेरा हाथ है, हाथ नहीं टेबल मान लो जो भी है ना। इस मोबाइल पर नीचे एक फोर्स लग रही है जिसको बोलते हैं वेट या फिर फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, और ये होती है मास इनटू ग्रेविटी, mg। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है ना, रेस्ट में, क्या इसके ऊपर नेट फोर्स 0 लगी हुई है? इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स 0 है, तभी तो रेस्ट में। नेट फोर्स 0 है, नीचे तो एक फोर्स लग रही है, नेट फोर्स तभी तो 0 बोल सकते हो जब ऊपर सेम फोर्स लगी हो, ऊपर भी एक फोर्स लगनी चाहिए। तो याद रखना, जब भी दो ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में आते हैं, कांटेक्ट मतलब उनके मॉलिक्यूल्स आपस में टच होते हैं, जैसे मोबाइल के मॉलिक्यूल्स मेरे हाथ के मॉलिक्यूल से टच हो रहे हैं, हाथ के मॉलिक्यूल्स इसके मॉलिक्यूल से टच हो रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स लगाते हैं। मेरा हाथ इसको दूर भेजना चाहता है, ये मोबाइल मेरे हाथ को दूर भेजना चाहता है, इसके मॉलिक्यूल्स, इनके मॉलिक्यूल जब पास में आ जाते हैं ना बहुत ज्यादा, तो एक दूसरे को धक्का देते हैं, है ना। उस फोर्स का नाम रखा गया नॉर्मल फोर्स। ये नॉर्मल फोर्स हमेशा ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर, जैसे मोबाइल यहाँ है, ये मोबाइल को ऊपर धक्का दे रही है, तभी मोबाइल यहाँ बैलेंस है। अदरवाइज ये मोबाइल अगर मान लो अर्थ वाली फोर्स ज्यादा होती तो मेरे हाथ को तोड़ के नीचे चला जाता। समझे बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है। नॉर्मल फोर्स इज द सपोर्ट फोर्स एक्सर्टेड अपॉन एन ऑब्जेक्ट विच इज इन कॉन्टेक्ट विद अनदर स्टेबल ऑब्जेक्ट। ये बुक देखो यहाँ तभी रुकी हुई क्योंकि टेबल ने इसके ऊपर की तरफ फोर्स लगा दी, नॉर्मल फोर्स। नीचे अर्थ ने वेट लगाया हुआ है, ठीक। टेंशन फोर्स आ जाओ, टेंशन को सेम फील करो नॉर्मल की तरह, ठीक है। मान लो ये धागा दिख रहा है तुम्हें, धागा दिख रहा है, अब ये ढीला पड़ा है ना,
इसके जो यहाँ मॉलिक्यूल्स है ना, पास पास में मॉलिक्यूल्स है ना, उन पर कोई फोर्स नहीं लगी, मैं इसे खींच दूँ इसे, अब इसका एक एक मॉलिक्यूल्स में खिंचाव आ रहा है, खिंचाव आ रहा है। सोचो तुम बैठे हो, तुम्हारा मन नहीं कर रहा कहीं जाने का बाहर, तुम्हारा दोस्त है चल यार चलना, तुम्हारा हाथ पकड़ खींच रहा है, वो तुम्हें खींच रहा है, तुम उसे वापस खींच लो, रुक जा, वो तुम्हें और ज्यादा फोर्स से खींच रहा है, तुम और ज्यादा खींच रहे हो, तो तुम्हारे ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, तुम्हारे ऊपर खिंचाव, तो तुम्हें टेंशन हो रही है। इसे रिलेट करो, तुम्हें टेंशन हो रही है, जब तुम्हें टेंशन हो रही है तो तुम वापस खींच रहे हो। ये जो धागा दिख रहा है, देखो ऐसे, चलो इसके एक एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लो दीवार है, यहाँ पे एक ब्लॉक टांगा हुआ है, ये ब्लॉक को लगातार अर्थ नीचे खींच रही है, किस फोर्स, उस फोर्स को बोलते हैं बेटा वेट। वेट पता है ना तुम, एक फोर्स होती है, अभी आगे पढ़ेंगे उसके बारे में, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट को लगातार अर्थ नीचे खींच रही है, तो ये जो धागे के मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, यहाँ इन सब के ऊपर एक नीचे फोर्स लग रही है जो इन्हें नीचे खींचना चाह रही है, इनके ऊपर खिंचाव आ रहा है, इन्हें टेंशन हो रही है, तो ये क्या करती है, पकड़ के मिलके सब एक ऊपर की तरफ फोर्स लगा देती है, इसी फोर्स को बोलते हैं टेंशन। ये बिल्कुल सेम नॉर्मल फोर्स जैसी, देखो नीचे mg ऊपर नॉर्मल, नीचे mg ऊपर टेंशन। बस नॉर्मल में क्या था, दो ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में थे, यहां पे क्या था, धागा इस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में, बस इतना डिफरेंस है। ये क्या तुम्हारी टेंशन फोर्स। बहुत बच्चों को समझ में आने में दिक्कत होगी, क्यों होती बताता हूं। ये दो फोर्सेस ऐसी है जो तुम लाइफ में पहली बार पढ़ रहे हो, शायद हो सकता है तुमने इनके नाम पहले सुने हो, बट ये फोर्सेस के बारे में तुमने पहली बार पढ़ा होगा, ये पक्का है, ठीक है। जो बच्चे हाई लेवल नहीं पढ़ते उनके लिए बोल रहा हूं, ठीक है। अगर तुम्हें स्कूल में अच्छा करना है, नो डाउट तुम्हें इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम स्कूल में उसके बिना भी अच्छा कर जाओगे, लेकिन अगर तुम्हें फिजिक्स समझनी है तो इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन देख लो, फोर्स ट्रांसमिटेड थ्रू अ वायर, वायर से ट्रांसमिट हो रही है, रोप और स्ट्रिंग, व्हेन इट इज पुल्ड फ्रॉम ऑपोजिट एंड, देखो इधर से खींची जा रही है, इधर से खींची जा रही है, और जहां से जुड़ी हुई वहां पे भी रुकी हुई है, खींच रहे हैं तो ये अपने आप को वापस खींचती है, ठीक है। आ जाओ, वेट बता ही दिया, जो अर्थ तुमने ये ऑब्जेक्ट छोड़ा, ये नीचे क्यों गया, अर्थ ने एक फोर्स लगाई। वैसे तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आती है, ग्रेविटेशन फोर्स आगे चैप्टर पढ़ोगे। इस फोर्स का नाम रखा गया फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। क्या नाम रखा गया इसका, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट के, किसी भी मास के ऊपर अगर अर्थ एक फोर्स लगा दे तो उसका एक्सेलरेशन होता है नीचे की तरफ, जो कि होता है जी के इक्वल, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास इंटू एक्सेलरेशन की जी लिखो, इसी को बोलते हैं बेटा वेट। वेट की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन, न्यूटन। स्प्रिंग फोर्स क्या है, एक स्प्रिंग रखिए, दिमाग लगाना ना, तुम लोग कर सकते हो, बहुत आसान है। बताओ अगर मैं इसको पकड़ के इधर खींचूं और खींच के यहां तक ले आया, मान लो खींच के यहां तक ले आया, यहां तक ले आया, अगर मैंने इसे यहां छोड़ दिया, अगर मैंने इसे यहां छोड़ दिया, कि ये वापस भागेगा, क्यों भागा, ये स्प्रिंग वापस खींचेगी ना, तो क्या स्प्रिंग एक इधर की डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, इसी फोर्स को बोलते हैं बेटा स्प्रिंग फोर्स। क्या बोलते हैं इसी को, स्प्रिंग फोर्स। कोई बच्चा एक्स्ट्रा नॉलेज करना चाहता है, यूज करना चाहता है, तो लिख लो, खुद बताओ जितना दूर तक तुम इसे उधर लेके जाओगे, क्या उतनी तेजी से वापस आएगा, है ना। जितना तुम दूर तक लेके जाओगे, इस डिस्टेंस को बोल देते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एलोंगेशन। क्या बोलते हैं, एलोंगेशन, खिंचाव। कितना खिंचा ये दूसरी साइड है ना, ये कितना खिंच गया, एलोंगेशन, ठीक है। जितना दूर तक खींचोगे उतनी ज्यादा वापस वाली फोर्स होगी। इसे एक्स से डिनोट करते हैं, स्प्रिंग फोर्स, एफ एक्स। ये फोर्स उतनी ज्यादा लगेगी, यानी वापस उतनी तेजी से आएगा ब्लॉक, ये बॉक्स, जितनी ज्यादा दूर तक तुम लेके जाओगे। तो एक्स, एक्स मतलब जितनी दूर तक तुमने उधर खींचा उतनी तेज फोर्स लगा के वापस आएगी, है ना। लेकिन यहां पे एक माइनस लगाते हैं, क्यों माइनस इसलिए लगाते हैं कि ये फोर्स और वो एक्स दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक्स इधर बढ़ रहा है, फोर्स इधर, ठीक है। ये लिख लेना। जैसे तुम यहां से प्रोपोर्शन हटाओगे, कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं के, ये के कहलाता है स्प्रिंग कांस्टेंट। बताता हूं क्या ये के कहलाता है बेटा, स्प्रिंग कांस्टेंट। बता देता हूं क्यों। ये के हर जगह अलग अलग होता है, कोई स्प्रिंग ज्यादा खींचती है, कोई कम खींचती है, ये तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगा। ये उन बच्चों के लिए जो बच्चे आगे जाकर एनटीएससी की तैयारी करेंगे, ठीक है। जो नहीं करेंगे उनके लिए नहीं है, नोट कर लो जिसको करना लो। 1 2 3 स्टार्ट। आ जाओ फ्रिक्शन, ये आगे काम की फोर्स। जब भी दो ऑब्जेक्ट, मान लो ये सरफेस है, टेबल, ये रखा एक ब्लॉक, क्या रखा एक ब्लॉक, ब्लॉक ब्लॉक, ठीक है। मास है इसका m। मान लो इसे पकड़ के मैंने इधर खींचा, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स से। इसे मैंने एक्सटर्नल फोर्स से खींचा, इसे खींचने में मुश्किल होती है ना, आगे अगर भारी होता है तो मुश्किल होती है ना। होती क्यों है, मेन रीजन क्या है, जब तुम माइक्रोस्कोपिक बहुत मॉलिक्यूलर लेवल पे देखोगे ना, तो हर सरफेस थोड़ी रफ होती है मॉलिक्यूलर लेवल पे। तो ये सरफेस रफ है और ये भी रफ है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के ना घिसटती हैं, इनमें ना रब होती है एक दूसरे के ऊपर, जस्ट स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर, है ना। तो इस वजह से फ्रिक्शन पैदा होता है, ठीक है। मेन रीजन ये फ्रिक्शन का। तो फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या है, व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन, है ना, ठीक है, देयर इज अ फोर्स विच एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो फ्रिक्शन इज अ फोर्स, नोट कर लो, फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच एक्ट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन। जब ये आगे जा रहा है मान लो, तो फ्रिक्शन कहां एक्ट करता है, पीछे, ठीक है। चलो
किसी को फ्रिक्शन का फॉर्मूला लिखना तो लिख सकते हो। फ्रिक्शन का फॉर्मूला बेटा म्यू इंटू एन। यहां पर एन क्या है? नॉर्मल फोर्स। यहां पे म्यू क्या है? यहां पे म्यू क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये बहुत बच्चों को आज ऐसा लग रहा होगा सर ये तो हमारी बुक में कहीं है नहीं, आप क्या पढ़ा रहे हो? बेटा सब काम आएगा तुम्हारे, अगर तुम आगे जाके पढ़ने वाले एनटीसी एग्जाम दोगे, 11 12 फिजिक्स लोगे, सब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक, ये म्यू क्या? ये हर जगह तुम्हें गिवन होगा, अलग अलग वैल्यूज के लिए अलग। नॉर्मल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? सुनो, जब ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है, नॉर्मल ऊपर लग रही है, mg नीचे, ऑब्जेक्ट ना ऊपर गया ना नीचे, तो यहां पे नॉर्मल का फॉर्मूला mg है। अभी तुम्हें नॉर्मल का यही फॉर्मूला याद रखना, जब बड़ी क्लासेस में जाओगे तो नॉर्मल का एक फॉर्मूला तुम्हें ये लिखने को मिलेगा, mg cos थीटा। ये अभी भूल जाओ, ये बाद में, ठीक है? लिख लो फ्रिक्शन का फॉर्मूला। फ्रिक्शन दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से दो टाइप के होते हैं फ्रिक्शन? एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। मान लो किसी ऑब्जेक्ट पे तुमने फोर्स लगी, उसे चलाने की कोशिश करी, मान लो वो आगे आ ही नहीं रहा, वो खींच ही नहीं रहा तुमसे, है ना? उस टाइम पर जो फ्रिक्शन होता है उसे कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। अब मान लो वो ऑब्जेक्ट आगे चलने लग गया, उस टाइम पे फ्रिक्शन होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। ये याद रखना, ठीक? चलो भाई, क्लियर बात। आज हमने फोर्सेस पढ़ी, है ना? मोमेंटम इंपल्स पढ़ते हैं बेटा। मोमेंटम को डिनोट करते हैं छोटे पी से, इंपल्स को डिनोट करते हैं कैपिटल आई से। मोमेंटम क्या होता है? यहां मैंने स्लो बॉल फेंकी तो देखना धीरे धीरे गिरेंगी सारी, है ना, आगे। लेकिन यही मैं अगर बॉल को बहुत तेज फेंकता तो बहुत तेज गिरती। यही मोमेंटम का इंपैक्ट है। आगे देखते हैं, चलो। मान लो ये कन्वेंशन है, मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट था, एक ही ऑब्जेक्ट था, इन दोनों को मैंने चिपका दिया और इनको नाम दे दिया खप्पू। इनको नाम दे दिया खप्पू। नई चीज बन गई, है ना? नई चीज बन गई, ठीक है? अब तुम सोचोगे सर ये क्या बता रहे हो आप? मोमेंटम एक ऐसी चीज है। मोमेंटम क्या पता? मोमेंटम को ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है जैसे फोर्स, वर्क, ऐसा कुछ नहीं। मोमेंटम इज जस्ट अ फिजिकल प्रॉपर्टी। एक ऑब्जेक्ट दिखा, उसके अंदर कुछ मास था, जैसा मान लो ये मास था, इसे उठा के ऐसे फेंक दिया, इसके अंदर वेलोसिटी आ गई। इसके अंदर क्या आ गई? वेलोसिटी। बस हमने क्या करा? मास और वेलोसिटी की मल्टीप्लाई कर दी और इसी को बोलने लगे मोमेंटम। तो मोमेंटम इज डिफाइंड एज, कैसे लिखेंगे? मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। याद रखोगे? ये कुछ अलग से ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ ऐसे याद करने की जरूरत नहीं। सर क्या है मोमेंटम, समझ में नहीं आ रहा। जब मैं तुम्हें न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ाऊंगा तो तुम्हें और क्लियर समझ में आएगा मोमेंटम का काम क्या, मोमेंटम कैसे काम करता है, ठीक है? चलो अगला पॉइंट देखते हैं। इंपल्स क्या है? तुमने सुना यार इसका बड़ा इंपल्सिव नेचर है, बात बात पे भड़क जाता है ना? इंपल्सिव, बात बात पे गुस्सा आना, शॉर्ट टेम्पर्ड। इंपल्सिव वहीं से लिए है। इंपल्स होता है, क्या होता है? जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाई जाए बहुत छोटे से टाइम के लिए, जैसे ट्रक ने टक्कर मार दी कार को, तो वो जो इंपैक्ट हुआ उस टाइम पे जो फोर्स फील हुई उसको बोलते हैं इंपल्स। तो इंपल्स होता है फोर्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये फॉर्मूला है, फोर्स और बहुत छोटा सा टाइम। ये फॉर्मूला इंपल्स का। इंपल्स क्या है? इंपल्स इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इंपल्स इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, वेरी शॉर्ट। ठीक, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। मोमेंटम एंड इंपल्स, 1 2 3 गो। ठीक है, वेट एंड मास बता ही चुका हूं। ये ऑब्जेक्ट है, इसको अर्थ लगातार नीचे खींच रही है। एक्सेलरेशन किससे? जी से। इसका मास मान लो m। तो वेट क्या है? वेट इज अ फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इट। अपनी तरफ जब ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट कर रही है अर्थ, उसी फोर्स को बोलते हैं वेट। तो वेट इक्वल्स टू mg भी पीछे पढ़ाई दिया वैसे तो, है ना? ये F इक्वल्स टू m में वहीं से तो आया, ठीक है? मास क्या है? मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर। मास क्या है? अमाउंट ऑफ मैटर, जो हमारी बॉडी जिससे मिलकर बनी है, अमाउंट ऑफ मैटर। जैसे तुम पता ना, हमारी बॉडी छोटे छोटे एटम्स ने मिलकर सेल बनाया, सेल ने छोटे छोटे मिलकर मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स ने छोटे छोटे मिलकर मैटर। वही मैटर क्या है? मास। ठीक है, इसकी SI यूनिट क्या होती है? SI यूनिट पता होगा, SI यूनिट इज केजी, किलोग्राम। और इसकी SI यूनिट क्या है? न्यूटन। पता है? लिख लेना SI यूनिट, या तो ऐसे ये लिखो और न्यूटन NEWTON, दोनों में से कुछ भी लिख लो, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3 गो। चलो, तो भाई अब हम, आज मैंने ये कर लिया, अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन और शुरुआत करेंगे इनर्शिया से। चलो, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।